कल हम फंक्शंस के बारे में बता रहे थे आपको। कुछ फंक्शंस हमने किए भी थे जो कि खास तौर से मैथमेटिकल कैटेगरी से रिलेटेड थे। अरिथमेटिक फंक्शंस हमने किए थे। आज जो फंक्शंस हम करने जा रहे हैं वो हम डेट कैटेगरी से रिलेटेड फंक्शंस करेंगे। यानी डेट वैल्यूज पर भी हम फंक्शंस को यूज करते हैं। डेट्स की वैल्यूज पर भी फंक्शंस या कह सकते हैं कि कैलकुलेशंस परफॉर्म की जा सकती हैं। इसके लिए कुछ डेटा हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। जैसे पहला हमारा डेटा है जिसमें हमने डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिखी हुई है। ये देखिए हमारा यहाँ पर डेटा है। यहाँ पर हमने डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिखी हुई है। मान लीजिए एक कंपनी है जिसमें लोग काम करते हैं, तो उनकी डेट लिखी जाती है कि किस डेट में उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है। तो ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग यहाँ पर लिखी हुई है। अब पूरी डेट तो यहाँ पर लिखी हुई है कि उसने 5 जून 2020 को ज्वाइन किया, या जो भी कोई डेट है, आज की डेट लिखी हुई है। तो ये तो हमने लिखा है, लेकिन अब हमसे ये कह दिया गया कि डेट को आप तोड़ दीजिए। यानी हमें पता है कि डेट की 3 यूनिट्स होती हैं। एक होता है उसका डे, जैसे जो भी डेट होती है वो महीने का डे भी तो होता है। जैसे अगर आज 6 जून है तो आज महीने का कौन सा दिन है? 6th डे है। तो यहाँ पे आपको मंथ का डे निकालना है, यहाँ पर उस डेट का मंथ निकालना है, और यहाँ पर ईयर निकालना है। जैसे अगर इन डेट्स को ही हम कंसिडर करें तो अलग अलग हमें यहाँ पे लिखना होगा 6, यहाँ लिखना होगा 11, यहाँ लिखना होगा 5, फिर सॉरी यहाँ पर लिखना होगा हमें 5, फिर लिखना होगा 3, फिर लिखना होगा 5, 5, 22, 23। इस तरह से डेट्स लिखनी होगी। फिर मंथ लिखना है तो 6, 11, 5, 6, 4, 12, ये मंथ लिखने होंगे। और ईयर देखा जाए तो यहाँ पर ऐसे ईयर लिखा जाएगा 2020, 1999, है ना। इस तरीके से हमें 2014, 2018, 2015 ऐसी ये सब चीजें डेट्स हमें लिखनी होंगी। तो एक्चुअली ये सारा काम अगर मैनुअली करना पड़े तो जाहिर सी बात है कि ये टाइम टेकिंग टास्क भी है और गलतियां होने के चांसेस भी हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमें मेहनत ना करनी पड़े। हमको कुछ भी डेट्स दी गई हैं, एम्प्लॉयज ने किस डेट में ज्वाइन किया ये डेटा हमें यहाँ दे दिया गया। अब इन डेट्स के यूनिट्स को तोड़ तोड़ के यहाँ पे लिखना है। यानी इसी डेट का डे यहाँ लिखिए, इसका मंथ यहाँ लिखिए, और ईयर यहाँ लिखिए। तो अगर एक डेट आपको पूरी की पूरी दी गई हो और आप उस डेट में से उसकी यूनिट्स को एक्सट्रैक्ट करके लिखना चाहते हैं, सेपरेट करके लिखना चाहते हैं, तो आपको इसके लिए 3 अलग अलग फंक्शन मिलते हैं। किसी भी डेट का डे यदि आपको निकालना है तो आप फंक्शन भी डे ही यूज करते हैं। तो फंक्शन लिखते हैं डे, ब्रैकेट सिलेक्ट ओपन करते हैं, और फिर उस डेट को सिलेक्ट करते हैं या वो सेल सिलेक्ट करते हैं जहां डेट लिखी गई है, और ब्रैकेट को आप क्लोज करते हैं। एंटर करने पर देखिए 5 आ गया। ये देखिए ये डेट्स है, ये मंथ है, तो 5 आ गया। और अब अगर आप इसे ड्रैग करेंगे तो सभी गिवन डेट्स से डेज निकल करके आगे देखिए 5th डे ऑफ मंथ, 3rd डे ऑफ मंथ, 5th डे ऑफ मंथ, अगेन 5th डे ऑफ मंथ, 22nd डे ऑफ मंथ, एंड 23rd डे ऑफ मंथ। अगर अभी इसमें हम कोई भी यहाँ पे चेंज करते हैं, जैसे ये हमने यहाँ पे मान लीजिए 15 कर दिया, तो ये देखिए। तो इस तरीके से एक डेट में से डेज आप निकालते हैं। फंक्शन आपको याद रखना होगा, फंक्शन डे ही यूज होगा। इसी तरह से यदि आपको किसी डेट का मंथ निकालना है तो आप फंक्शन भी मंथ ही यूज करेंगे। ब्रैकेट में यहाँ भी आप वो डेट या वो सेल सिलेक्ट करेंगे जिस डेट से आपको मंथ को एक्सट्रैक्ट करना है, एंटर करेंगे, और ये देखिए आपके पास मंथ के वैल्यू सेपरेट होकर के आ गए। जो आपको हाथ से लिखना पड़ता वो आपने यहाँ से ऐसे ले लिया है। इसके अलावा अब नेक्स्ट जो है आपका ईयर आपको निकालना है, यानी आपको सेंचुरी निकालनी है। तो आप कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? तब आप फंक्शन यूज करेंगे ईयर, और सेल सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर। तो ये देखिए आपके पास सेंचुरी सेपरेट होकर के आ जाएंगे। तो इस तरह से गिवन डेट्स में आप जो है अपना डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसकी यूनिट्स को सेपरेट करके लिख सकते हैं। तो एक डेट है जिसे आपने तोड़ दिया अलग अलग यूनिट्स में जरूरत पड़ने पर, तो ये भी आप यहाँ पर अपना काम कर सकते हैं। तो डेट्स में यूनिट्स को एक्सट्रैक्ट करके लिख सकते हैं, और जस्ट इसका रिवर्स भी आप लिख सकते हैं। रिवर्स का मतलब क्या है कि अगर आपको डेट्स अलग अलग दी गई हो, जैसे ये डेटा इस तरह से दिया हो, सपोज जितना ये है अभी केवल इतना दिया, अगर ये, और अब आपसे कह दिया जाए कि पूरी डेट लिख दीजिए। यानी पहले आपको क्या मिला था? पहले डेट मिली थी
जिसको आपने तोड़ा, अब आपको टूटे हुए फिगर्स मिल रहे हैं, यानी डेज अलग लिखे हुए हैं, मंथ अलग लिखे हैं और ईयर्स अलग लिखे हैं। लेकिन अब आपको उसको पूरे को एक डेट के फॉर्मेट में लिखना है, तो आपको इसके लिए क्या फंक्शन यूज करना होगा? इसके लिए हम यूज करते हैं फंक्शन डेट। ध्यान रखिएगा, डे और डेट में अंतर है। डे एक फंक्शन है जो मंथ का डे रिटर्न करता है, और डेट एक फंक्शन है जो पूरी की पूरी डेट रिटर्न करता है। डे में आपकी वन ही आर्ग्यूमेंट आती है, डे हो या मंथ हो या ईयर हो, उसमें सिंगल आर्ग्यूमेंट है। सिंगल आर्ग्यूमेंट का मतलब आप ब्रैकेट के अंदर डेट सिलेक्ट करते हैं, जबकि आप जब डेट फंक्शन यूज करते हैं तो इसमें 3 आर्ग्यूमेंट्स आती हैं। 3 आर्ग्यूमेंट्स में सबसे पहले आप लिखते हैं ईयर। ये फॉर्मेट प्री डिफाइंड है, आप चेंज नहीं कर सकते। आपको पहले ईयर ही लेना है, ईयर के बाद कॉमा लगाना है, फिर मंथ लेना है, फिर कॉमा लगाना है, और फिर डे लेना है या डेट लेनी है। कैसे लेंगे? जैसे ही आपको डेट यहाँ पे टूटी हुई मिल रही है, अब आपको उसको पूरे डेट फॉर्मेट में लिखना है। तो आपने डेट अपना फंक्शन लिखा, ब्रैकेट ओपन किया, सबसे पहले लेना है ईयर। ईयर कहाँ लिखा है? ये लिखा है। कॉमा लगाएंगे, मंथ, ये लिखा है, फिर डे, ऐसे करा और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दिया। और ये देखिए आपके पास डेट आ गई, और एक डेट आपने ली, और इस तरह से आप देखेंगे कि सारी की सारी डेट्स आपने लिख ली। तो कभी भी डेट्स में, जैसे बहुत सारे लोगों को ये रहता है कि डेट्स में भी क्या कैलकुलेशन होते हैं, डेट्स में थोड़ी ना कोई कैलकुलेशन की जरूरत है, तो ऐसा नहीं है। आप डेट्स पे भी कैलकुलेशन करते हैं, डेट्स के यूनिट को एक्सट्रैक्ट करके सेपरेट कर सकते हैं, डेट्स के यूनिट्स, डिफरेंट यूनिट्स को कंबाइन करके एक डेट के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। तो ये तो हो गए हमारे 4 फंक्शन, डे, मंथ, ईयर, और चौथा था डेट। अब हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं डेट्स पे कैलकुलेट करना। जैसे मान लीजिए कि ये कुछ डेट्स लिखी हैं, सपोज ये लिखा है हमारे यहाँ एम्प्लॉयज ने कितने दिन जो है मतलब ज्वाइन किया, किस किस डेट में ज्वाइन किया, तो किसी ने इस डेट में ज्वाइन किया, किसी ने इस डेट में ज्वाइन किया, ये उनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिखी होती। और मान लीजिए कि आप ये चाहते थे कि आज तक, यानी आज क्या डेट है, 5 जून, आज तक काम करते हुए उन्हें कितने दिन हो गए, ये आपको निकालना है। दिन हो गए, कितने साल नहीं हो गए, कितने दिन हो गए। यानी अगर 1 साल हुआ तो दिन आने चाहिए 365, अगर वो लीप ईयर नहीं है तो, है ना। इस तरीके से आप काम करना चाहते हैं। तो अगर आपको ऐसे मैनुअली ये काम करना पड़े, तो आप ये देखेंगे कि भाई आज की डेट, आज डेट क्या है, पिछले साल तक की डेट में भी कितने दिन थे, तो 360 दिन, 65 डेज थे। लीप ईयर था तो 366 हो गए। तो 1 साल के लिए तो बड़ा आसान है, लेकिन अगर 2 साल, 3 साल, 4 साल हो गए होंगे, तो काम करने में आपको उतना ही प्रॉब्लम होगा, उतना ही टाइम ज्यादा लगेगा। तो एक्चुअली अगर आपको, और देखा जाए तो करना क्या है, करना कुछ भी नहीं है। आपको देखा जाए तो आपको डेट्स में सबट्रैक्शन का एक्शन परफॉर्म करना है। यानी अगर हम आज की डेट में से वो पिछली डेट सबट्रैक्ट कर दें, तो आपके पास आउटपुट आ जाना चाहिए। मतलब चाहते तो हम ऐसा है कि आज की डेट में से पिछली डेट माइनस कर दो और पता चल जाए कितने दिन हुए। लेकिन ये चीज कैसे होगी? तो ये काम करने के लिए एक्चुअली आपको 2 तरीके मिलते हैं। एक तरीका तो ये मिलता है कि आप फॉर्मूला बना लें, तो फॉर्मूला भी बन सकता है। और एक तरीका मिलता है कि आप फंक्शन यूज करें, तो फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। फंक्शन जो हम यूज करते हैं उसके साथ एक छोटी सी लिमिटेशन है। लिमिटेशन ये है कि इस फंक्शन का काम तो है 2 डेट्स में से डिफरेंस रिटर्न करता है ये, लेकिन इस फंक्शन की लिमिटेशन ये है कि ये ऐसे काउंटिंग नहीं करता है कि इस महीने में 30 दिन थे या इस महीने में 31 दिन थे। ये मान के चलता है कि एक साल में पूरे 360 दिन होते हैं। उसके लिए ना तो कोई महीना 30 दिन का है, ना ही कोई महीना 31 डेज का है, और ना ही फरवरी 29 या 28 डेज की होती है। वो हर महीने को 30 दिन का मानता है। तो इस फंक्शन की ये लिमिटेशन है, जिसकी वजह से 1 या 2 दिन का जो आउटपुट आपको मिलेगा उसमें 1 या 2 दिन का डिफरेंस आ जाता है। तो खैर, पहले हम आपको फंक्शन ही यूज करके दिखाना चाहते हैं कि अगर हम यहाँ ये निकालना चाहते हैं कि आज तक काम करते हुए इन्हें कितने दिन हो गए, डेज सर्व्ड, और डेज सर्व्ड में हम लिखना चाहते हैं आज तक, टिल डेट। और इसमें जो है, इस डेट में भी हम थोड़ा चेंज कर रहे हैं। अच्छा, इसको फंक्शन का आउटपुट है, इसमें भी हम ये चेंज कर रहे हैं कि ये जो डेट हमने लिखी है इसमें 6/5/2019, यानी आज से 1 साल पहले की डेट हमने लिख ली। ये हमारे पास डेटा ये है हमारा।
ये। तो अब आपको यहाँ पर डेज का डिफरेंस निकालना है, यानी आज तक काम करते हुए इन्हें कितने दिन हो गए। तो हम इसके लिए फंक्शन यूज करेंगे इज इक्वल टू डेज 360। यहाँ पर आप डेज 360 फंक्शन का यूज करेंगे, कोई गैप या स्पेस नहीं देना है। डेज 360 इस फंक्शन का नाम 360 है ही इसीलिए क्योंकि इट कंसिडर्स दैट ईच ईयर contains only 360 days, that is each month of the year has 30 days। तो अब आपने यहाँ पे ये लिखा, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अब केवल आपको डेट्स लिखनी है। तो ब्रैकेट में पहले आप वो लिखेंगे करेंट डेट, ठीक है। तो करेंट डेट तो हमारी क्या है, करेंट डेट तो है जो आज की डेट है। तो आज की डेट के लिए हम क्या कर सकते हैं, आज की डेट के लिए हम अपना फंक्शन यूज कर सकते हैं टुडे कॉमा प्रीवियस डेट। प्रीवियस डेट क्या है, ये ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे और इसने आपको 360 रिटर्न किया। माइनस में क्यों रिटर्न किया, uh, 0605201 लिखना तो टुडे ही है, टुडे फंक्शन ही हमारा होता है जो करंट डेट रिटर्न करता है। चलिए हम देखेंगे माइनस में क्यों दे रहा है, वैसे माइनस में नहीं देगा। तो यहाँ पे ये रिटर्न कर रहा है आपको 360। तो 360 क्यों दे रहा है, क्योंकि आज की तारीख है 5 जून 2020 और ये तारीख लिखी हुई है 5 जून 2019, यानी आज से पूरे एक साल पहले की डेट है। तो देखिए हमने कंफर्म कर लिया कि 360 दे रहा है क्योंकि इसके हिसाब से एक साल में 360 दिन ही होते हैं। और अब हम अगर इसे कॉपी करें बाकी पे तो ये देखिए आपको वैल्यू देगा। ये माइनस में इसलिए दे रहा है क्योंकि एक्चुअली कोई ऐसा मैंने शॉर्टकट प्रेस किया था जिसमें ये डेट्स हाईलाइट हो गई अपने आप, तो उसकी वजह से उसने ये फॉर्मेट किया। एक बार चेक कर लेते हैं हम फॉर्मेट नंबर्स में जाकर के। ऑल्दो ये माइनस नहीं देगा, पॉजिटिव ही देगा ये। ठीक है, तो ये देखिए 360 दे रहा है। ये तक इनको काम करते हुए कितने दिन हो गए, इतने दिन हो गए। इनको काम करते हुए कितने दिन हो गए, ये हो गए। तो इस तरीके से दो डेट्स का डिफरेंस आप इतनी आसानी से निकालते हैं। जैसे आप ये देखना चाहते थे कि हमने कोर्स किस डेट में ज्वाइन किया, आज तक पढ़ते हुए कितने दिन हो गए। हमने स्कूल में किस डेट में एडमिशन लिया था, आज तक स्कूल में पढ़ते हुए या कॉलेज में पढ़ते हुए कितने दिन हो गए। हमने अपने यहाँ किसी एम्प्लॉय को रखा था, घर में अपनी मेड रखी थी, इस डेट में रखी थी, आज तक उनको काम करते हुए कितने दिन हो गए। माने whenever you want to return difference between two dates in terms of days, तो आप या तो ये days 360 फंक्शन का यूज कर सकते हैं, और अगर आप days 360 फंक्शन यूज नहीं करना चाहते हैं तो इसका एक और तरीका होता है जिसके लिए यहाँ पर हमने डेटा बना के रखा हुआ है ऑलरेडी, सिर्फ हम आपको फंक्शन यूज करके दिखाएंगे। तो एक डेटा हमने यहाँ पर ये बनाया हुआ है, सेम डेट्स है हमारी। यहाँ पर भी हम आज की डेट लिख देते हैं, मतलब 6052019। ठीक है, शुरू में लिख रखा है बस हमने इसलिए ताकि ये जो डेट्स है हमारी माने यहाँ पे हम लिख ले रहे हैं नवंबर 22/2004। एक डेट ये लिखिए, ये डेट का फॉर्मेट ही चेंज हो रहा है, इस वजह से कुछ गड़बड़ कर रही है। चलिए देख लेते हैं फिर, तो यहीं पे दे लेते हैं क्योंकि डेट सही दे रहा है। ठीक है, ये डेट्स हमारी लिखी हुई है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि आज तक इनको काम करते हुए कितने दिन हो गए, ये हम यहाँ पर देखना चाहते हैं। तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिखी हुई है और यहाँ पर हम निकालना चाहते हैं कि डेज
सर्व्ड टिल डेट, ये हम देखना चाहते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे अब कि जो हमारा ये डेटा है, अब इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे। तो फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे, इज इक्वल टू आज की डेट। तो आज की डेट हमारी किस फंक्शन में, टुडे। अब कोई देखिए यहाँ पे डेज 360 वगैरह कुछ नहीं लिखा, माइनस प्रीवियस डेट। ये सेल सिलेक्ट कर ली और एंटर कर दिया। तो इसने आपको यहाँ पर नंबर ऑफ डेज दे दिए 215। इसका फॉर्मेट चेंज करेंगे, इसको नंबर फॉर्मेट देंगे। ठीक है, नंबर फॉर्मेट है ही बाय डिफॉल्ट। तो बता रहा है कि इन्होंने 3 नवंबर 2019 को ज्वाइन किया था, तो आज तक काम करते हुए कितने दिन हो गए, इतने दिन हो गए। हम पहले सब पे डाल देंगे और अब हम ये देखेंगे कि क्या वाकई में ये डेट हमारी सही है। तो इसके लिए देखिए आज से 1 साल पहले की डेट दी है और 1 साल पहले की डेट देने की वजह से ये दिखा रहा है आपको, देखिए 366। तो आपने देखा कि यहाँ पर एग्जैक्ट आपको मिल रहा है, जबकि इससे पहले आपने देखा था जो फॉर्मूला फंक्शन आपने यूज किया था वो उस बेसिस पे तो काम करता है जब आप हर महीने को 30 दिन का मानते हैं। तो जैसे हमने आपको पहले भी सैलरी का डेटा बनाते हुए बताया था कि बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जहां पर ये काम होता है कि वो एक महीने को 30 दिन का ही मानते हैं, सैलरी वगैरह इसी बेसिस पे देते हैं। तो आप उसे डेज 360 फंक्शन से भी कैलकुलेट कर सकते थे, लेकिन अगर आप बिल्कुल एक एक दिन की एक्यूरेसी रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर यही काम अपने फॉर्मूला से कर सकते हैं, इज इक्वल टू टुडे माइनस जो भी डेट है उस डेट को। तो एंटर करने पर वो आपको यहाँ पे बता देगा। तो इस तरीके से आप दो डेट्स के बीच में डिफरेंस निकालते हैं। अब नेक्स्ट हमने जो डेटा बनाया है यहाँ पर, वो डेटा है हमारा डेट ऑफ रिटायरमेंट कैलकुलेट करने का। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लोगों की लिखी हुई है और आपको डेट ऑफ रिटायरमेंट निकालना है। तो डेट ऑफ रिटायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, मतलब यूजुअली लोगों को पता नहीं होता, तो बहुत सारा काम कैलकुलेटर लेकर के करते रहते हैं। क्योंकि हम कॉर्पोरेट्स में पढ़ाते हैं तो मुझे पता है, मतलब कि ये जो सेक्रेटरीट है या सेल्स टैक्स है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, वहां पर जब ये डेटा बनता है और एम्प्लॉयज की डेट ऑफ रिटायरमेंट निकालनी होती है तो वो बहुत सारी कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आपको छोटा सा एक फंक्शन पता है तो ये काम आप एक बार में कर सकते हैं। यहाँ तो मान लीजिए 4 ही 5 लोगों की हमने डेट ऑफ बर्थ लिखी है, लेकिन जाहिर सी बात है कि एक डिपार्टमेंट है, उसमें 100 200 500 लोग काम कर रहे होंगे, तो उस समय पर ये काम कितना आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो हमें अगर डेट ऑफ रिटायरमेंट निकालना है तो उसके लिए जो फंक्शन हम यूज करते हैं वो है ईओ मंथ। ध्यान दे दीजिएगा इस फंक्शन को, शायद आपकी बुक्स में ये फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, ईओ मंथ एक ऐसा फंक्शन है जो एंड ऑफ मंथ एक्चुअली रिटर्न, मतलब इसको बोलते हैं एंड ऑफ मंथ है। अब इसमें हम क्या लिखते हैं, इसमें हम अपनी आर्गुमेंट देते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं स्टार्ट डेट। स्टार्ट डेट का मतलब किस डेट से पे कैलकुलेशन करनी है, तो वो डेट सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद क्या लगाएंगे, उसके बाद आप कॉमा लगाएंगे। उसके बाद आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, एज ऑफ रिटायरमेंट। जैसे बहुत सारी जगह डिपार्टमेंट्स हैं जिनपे एज ऑफ रिटायरमेंट 60 होती है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनमें एज ऑफ रिटायरमेंट होती है मान लीजिए कि 65 ईयर्स जैसे होती है। तो जो भी एज है उस डिपार्टमेंट के रिटायरमेंट की, जैसे 60 साल पे रिटायरमेंट होता है तो 60 इंटू कितना करेंगे, 12 क्यों कर रहे हैं हम यहाँ पर, क्योंकि 12 मंथ्स होते हैं एक ईयर में, इसलिए होते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से 60 इंटू 12 कर दिया है। हम सीधे सीधे 720 भी लिख सकते थे, लेकिन 720 लिखते तो भी हमें बताना होता कि क्यों लिखा है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि एज ऑफ रिटायरमेंट इंटू टोटल नंबर ऑफ मंथ्स, यानी 12 तो फिक्स रहेगा। ये जो 60 लिखा है ये चेंज हो सकता है उस डिपार्टमेंट के बेसिस पर जहां पर एज ऑफ रिटायरमेंट 60 नहीं है, तो जितनी भी एज ऑफ रिटायरमेंट है वो वहां पे डाल दी जाएगी। ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे तो एक फिगर आएगी आपके सामने। क्यों, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये जो आपको आउटपुट दे रहा है ये नंबर फॉर्मेट में दे रहा है। हालांकि आपको क्या चाहिए, आपको नंबर थोड़ी ना चाहिए, आपको तो चाहिए डेट, कि कोई बंदा अगर 8 जनवरी 99 की उसकी डेट ऑफ बर्थ है तो वो रिटायर किस दिन होगा, कौन सी डेट पे रिटायर होगा। तो ये कैलकुलेशन करने के लिए आपको चाहिए होगी डेट, और डेट कैलकुलेट करने के लिए आप आउटपुट तो ले चुके हैं, लेकिन अब आपको इस नंबर को बदलना है डेट फॉर्मेट में। तो ये काम करने के लिए आप क्या करेंगे, फॉर्मेट सेल्स में जाएंगे और बस यहाँ से कुछ नहीं करना है, सिर्फ डेट सिलेक्ट कर लीजिए और डेट सिलेक्ट करके क्या कह दीजिए, ओके, बस। तो ये देखिए अब डेट ऑफ रिटायरमेंट आ गई और अब आप इसे ड्रैग कर दीजिए और इस तरह से हर बंदे की डेट ऑफ रिटायरमेंट आपने निकाल ली। आपको वैसे भी थोड़ा बहुत अनुमान तो सभी लोगों को होगा कि जो भी हमारी मतलब रिटायरमेंट एज डेट ऑफ बर्थ हो, जब हम रिटायर होते हैं तो जिस भी डेट का बर्थ है हम उस मंथ की लास्ट डेट में ही रिटायर होते हैं। तो
अगर कोई 1 जनवरी मतलब 8th ऑफ जनवरी 99 है तो उसमें 60 साल ऐड करिए तो 59 हो गया, और 8th को भी अगर वो पैदा हुए थे या वो मान लीजिए 30th को भी पैदा होते, रिटायरमेंट उनका 31st को ही होता। तो इस बेसिस पर ये डेट ऑफ रिटायरमेंट आप कैलकुलेट करते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा इसी तरीके से हम प्रोडक्ट्स की एक्सपायरी भी निकालते हैं। प्रोडक्ट्स की एक्सपायरी भी ऐसे ही निकाली जाती है जैसे हम ये कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर हमने डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लिख लिया, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यहाँ दे दिया हमने, और फिर हमने यहाँ पे दिया है वैलिडिटी कि कितने महीने के लिए वो वैलिड है। मंथ के टर्म्स में लिखा है हमने, है ना, कि कितने मंथ के लिए वो वैलिड है। ऐसे ईयर्स के फॉर्म में भी लिख सकते थे, एक्चुअली ईयर्स ही लिखना है, हमने यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये ईयर्स के टर्म्स में हमें ये चीज लिखनी है। तो ईयर्स के टर्म्स में हमने यहाँ पे वैलिड किया कि ये 6 महीने के लिए वैलिड है प्रोडक्ट, तो 0.5 दे दिया। अब ये 2 ईयर्स के लिए है, ये मान लीजिए 1.5 ईयर्स के लिए है, ये 1 ईयर के लिए है, ये 3 ईयर्स के लिए है, और ये मान लीजिए 4 ईयर्स के लिए वैलिड है। तो ये वैलिडिटी हमने दी है यहाँ पर, और ये उनके डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है। तो अब हमें निकालना है कि एक्सपायर किस डेट में होगा ये प्रोडक्ट। तो एक बार फिर ये काम करने के लिए आप क्या करेंगे, इज इक्वल टू EO मंथ ब्रैकेट में डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉमा वैलिडिटी ऑफ मंथ्स इनटू 12। और ये देखिए फिगर आया। कंट्रोल 1 से आप फॉर्मेट सेल्स में जाइए, यहाँ से इसे डेट पे क्लिक करिए, जो भी फॉर्मेट चाहिए ले लीजिए और ओके। तो ये आपको बता रहा है कि कोई प्रोडक्ट अगर 1 जनवरी 2020 को मैन्युफैक्चर किया गया, 6 महीने की उसकी वैलिडिटी है, तो 31 जुलाई 2020 पे वो आपका एक्सपायर हो जाएगा। तो इस तरह से प्रोडक्शन यूनिट जब डेट ऑफ एक्सपायरी निकालती है तो इस तरीके से चीजें आप निकाल सकते हैं। अगर आप किसी ऐसी इन्वेंट्री में या कहीं पर हैं, या जैसे बिग बाजार जैसी जगह का डेटा आप मैनेज कर रहे हैं, या आप मान लीजिए बिग बास्केट या इजी डे या स्पेंसर्स, तो कहीं पर भी अगर आपको देखना है कि भाई सभी प्रोडक्ट्स की एक्सपायरी डेट निकालो, तो बैठ करके कैलकुलेटर लेकर के दिन भर, मतलब आप खुद सोचिए, बिग बाजार हजारों प्रोडक्ट्स की लिस्ट होगी, वहां पर आप निकालने बैठ जाए तो निकालते रहेंगे। आप प्रोडक्ट्स की लिस्ट की बेसिस पर आपके काम की स्पीड पर डिपेंड करता है, हो सकता है आपको बहुत टाइम लग जाए, आप एक हफ्ता डेट ऑफ एक्सपायरी ही निकालते रहें, लेकिन कुछ नहीं करना है आपको। अगर ये फंक्शन पता है तो बहुत आसानी से आप ये काम कर सकते हैं प्रॉपर डेटा अपना फीड करने के बाद। तो इस तरीके से डेट्स पे देखिए आपने इतने सारे काम किए, डेट आपने निकाली, मंथ निकाला, ईयर निकाला, पूरी डेट लिखी, डेट्स पे कैलकुलेशन किया, और डेट ऑफ आपने एक्सपायरी या डेट ऑफ रिटायरमेंट कैलकुलेट करना सीखा। तो डेट से और मंथ कैटेगरी से, मतलब डेट्स वैल्यू पे रिलेटेड फंक्शंस यही है। नेक्स्ट हमारी कैटेगरी है टेक्स्ट फंक्शंस की। तो टेक्स्ट फंक्शंस में आपके कोई ज्यादा फंक्शन नहीं है, टेक्स्ट में आपका एक ही फंक्शन है जो आप यूज करते हैं। और वो कैसे यूज करते हैं उसके लिए यहाँ पे ये हमारा डेटा बना हुआ है, देखिए ये हमारा डेटा बना है। इसमें हमने क्या कर रखा है कि अपने स्टूडेंट्स का फर्स्ट नेम लिख रखा है, मिडिल नेम लिख रखा है, और लास्ट नेम लिख रखा है। ठीक है, यूजुअली जब डेटाबेस बनते हैं तो ऐसी डाटा लिखा जाता है कि पहला नाम, बीच का नाम, लास्ट नेम। लेकिन अब आपसे कह दिया जाए कि पूरा नाम लिखिए, तो अब आप यहाँ पे लिख रहे हैं, टाइप कर रहे हैं अमित कुमार मिश्रा, फिर एंटर करके तरुण सिंह चौहान। अगर आपने डिफरेंट सेल्स में कुछ डेटा लिखा है और आप उन सेल्स के डेटा को ज्वाइन करके एक सिंगल सेल में लाना चाहते हैं, कंबाइन करके एक सिंगल सेल में लाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको एक तो मिलता है फॉर्मूला, और उस फॉर्मूले में दो सेल्स की वैल्यू को ज्वाइन करने के लिए हम यूज करेंगे एक ऑपरेटर। और उस ऑपरेटर का नाम क्या है? वो ऑपरेटर जो सिंबल है वो ये वाला सिंबल है, जिसे आप वैसे तो एंड बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली इस सिंबल का नाम क्या है? इसका नाम है एम्परसैंड। तो एम्परसैंड सिंबल का यूज करके हम दो या दो से ज्यादा सेल्स की वैल्यूज को आपस में ज्वाइन कर सकते हैं। इसीलिए इसको एम्परसैंड को हम एक्सेल में या कैल्सी में कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर बोलते हैं। आपको कॉन्कैटिनेशन वर्ड याद आया होगा, हम जावास्क्रिप्ट में भी पढ़ रहे हैं ये ऑपरेटर, लेकिन आपको याद है कि वहां पर हम प्लस सिंबल को कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर बोलते हैं। लेकिन अगर हम एक्सेल या कैल्सी की बात करें तो यहाँ पर एम्परसैंड सिंबल इज नोन एज कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर। तो बिल्कुल जैसे वहां प्लस के थ्रू ये काम कर रहे थे, यहाँ पर एम्परसैंड के थ्रू काम करेंगे। कैसे करेंगे? इज इक्वल टू अमित, सेल सिलेक्ट किया, फिर यहाँ पर एम्परसैंड लगाया, दूसरी सेल सिलेक्ट किया, फिर एम्परसैंड लगाया और तीसरी सेल सिलेक्ट किया और एंटर कर दिया। तो देखिए पूरा नाम लिखकर क्या आ गया? अमित कुमार मिश्रा। हालांकि प्रॉब्लम क्या हुई
कि नाम तो पूरा आया है मगर स्पेस नहीं आई, बीच में गैप नहीं आया। तो ये गैप इसीलिए नहीं आया क्योंकि जब हमने सेल्स में डेटा फीड किया था तो वहां भी गैप नहीं दिया, स्पेस थोड़ी ना दिया, हाथ से अपने टाइप करते चले गए। लेकिन अब हमें गैप चाहिए, तो या तो हम जब नाम टाइप कर रहे थे तभी हर बार स्पेस दी होती, जो कि बहुत मुश्किल काम है हमारे लिए, टाइम टेकिंग है। तो अगर हम यहाँ पर स्पेस चाहते हैं तो हम बहुत छोटा सा काम करेंगे कि जिस तरह से सेल की वैल्यू को ज्वाइन किया है ऐसे ही स्पेस को भी ज्वाइन करेंगे, क्योंकि स्पेस भी एक कैरेक्टर है जो अपने आप नहीं आ सकता जब तक कि हम खुद ना दें। तो ज्वाइन कराने के लिए क्या करेंगे, पहली सेल एम्परसेंड डबल कोट्स में ऐसे कीबोर्ड से स्पेस डाल देंगे, फिर एम्परसेंड लगाएंगे, फिर दूसरी सेल, फिर इसके एड्रेस के बाद यहाँ पर फिर हम एक एम्परसेंड ये देंगे और फिर हम यहाँ पर एम्परसेंड देंगे। यानी हर सेल के बाद हम कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर की मदद से स्पेस को भी ज्वाइन करेंगे। और अब जब हम एंटर करेंगे तो ये देखिए अमित कुमार मिश्रा पूरा का पूरा लिख करके आ गया। और अब आप इसको ड्रैग करेंगे तो ये देखिए आपको यहाँ पे अमित कुमार मिश्रा, तरुण सिंह चौहान, अब नैना मिश्रा, इनका मिडिल नेम नहीं है तो नहीं आएगा कुछ, और आदित्य प्रताप सिंह। तो इस तरीके से आप यूज करते हैं ये फॉर्मूला, ये फंक्शन नहीं है, ये फॉर्मूला आपने यूज किया और कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर की मदद से ज्वाइन किया दो या उनसे ज्यादा सेल वैल्यूज को। अब यही काम यदि आप फंक्शन से करना चाहते थे तो यही डेटा हम कॉपी करके आपके लिए यहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं। और अगर ये चीज फंक्शन से करनी थी तो आप क्या करते, तब आप यूज करते हैं अपना एक फंक्शन, और वो फंक्शन हमारा जिसके थ्रू हम दो या दो से ज्यादा सेल वैल्यूज को ज्वाइन कराते हैं, उस फंक्शन का नाम ही है कॉन्कैटिनेट। ब्रैकेट के अंदर आप सेल सिलेक्ट करेंगे, कॉमा, देखिए स्पेस यहाँ भी देना पड़ेगा, ये अपने आप नहीं ले सकता, लेकिन अब यहाँ एम्परसेंड नहीं लगा रहे, ऑपरेटर नहीं लगा रहे, सेपरेटर लगा रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। और फिर कॉमा और फिर लास्ट सेल, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, एंटर कीजिए, और इस तरह से आप देखिए ये आपका काम हो गया। ठीक है, तो आप अगर कहते हैं कि मैम जरूरी तो नहीं है नाम में हम स्पेस दे रहे हैं, बहुत सी वैल्यू ऐसी होती है जरूरी नहीं कि हम नाम ही हो और स्पेस नहीं देना चाहते। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी लिखी है और यहाँ पर प्रोडक्ट कोड लिखा है मान लीजिए, और आईडी लिखी है मान लीजिए MAG, ऐसे मैं कुछ मनगढ़ंत लिख रही हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पर ये लिख लिया, फिर यहाँ पर ये लिख लिया, फिर यहाँ पर ये लिख दिया, ये कुछ प्रोडक्ट आईडी है और 5-5 डिजिट के हमारे कोड हैं। ठीक है, ये है। अब हमें यहाँ पर पूरा प्रोडक्ट का यहाँ पर जो है उसका वो जो है कोड लिखना है, जो भी है दोनों को इकट्ठा करके लिखना है। तो आप कहेंगे मैम फिर हम स्पेस क्यों देंगे, तब तो हम एक साथ ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। सही बात है, लिख सकते हैं। तो जब एक साथ लिखना है तो आप ऐसे रेंज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और रेंज सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। जैसे ही हम एंटर करेंगे यहाँ पर देखिए एरर आ गई, जबकि देखा जाए तो एरर क्यों आई, भाई हमने रेंज सिलेक्ट की है, फंक्शन सही लिखा है, तो एरर क्यों आई, MAG12500 लिख के आ जाना चाहिए था। लेकिन इसलिए एरर आई क्योंकि आप ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि कॉन्कैटिनेट एकमात्र ऐसा फंक्शन है कैल्सी या एक्सेल का जिसमें रेंज कभी नहीं यूज होती, कभी भी नहीं, भले ही वो दोनों सेल्स अगल बगल में ही क्यों ना लिखी हो, रेंज नहीं यूज कर सकते, आपको सेपरेटर कॉमा का ही यूज करना है। ये देखिए, और अब आप लिखेंगे तो ये देखिए आपको दे देगा। ये ध्यान रखिएगा कि कॉन्कैटिनेट फंक्शन जो है वो रेंज नहीं यूज कर सकता। जैसे यहाँ भी अगर आप कहते हैं कि नाम लिखना है और हम नहीं चाहते हैं कि वो स्पेस आए, तो हम ऐसे लिख देते इज इक्वल टू कॉन्कैटिनेट और ब्रैकेट में हम रेंज ले लेते। ये फंक्शन कभी भी रेंज पे काम नहीं करता है, इट ऑलवेज रिटर्न्स एरर, ध्यान रखिएगा। और एरर में भी दो तरीके की चीजें आती हैं, एक बार तो एरर आती है या तो हैश वैल्यू लिख करके आती है, या फिर कई बार एरर हैश वैल्यू नहीं आती, कई बार एरर आती है, जैसे मान लीजिए लिख दिया आपने दिस कॉमा दिस कॉमा दिस, तो अब आपके हिसाब से आर्ग्यूमेंट ठीक है, मत एंटर करेंगे तो कई बार एरर ये आती हैं। फंक्शंस को ऑपरेट करते हुए ये दो तरीके की एरर्स हमारे पास आती हैं। जब हैश वैल्यू लिख के आता है इसका मतलब आपने ब्रैकेट के अंदर की वैल्यूज गड़बड़ की है, और जब हैश नेम लिख के आता है इसका मतलब आपने फंक्शन के नाम में गड़बड़ की है। तो यहाँ पर अगर हम ये दे रहे हैं तो इसमें वैल्यूज में गड़बड़ की है, रेंज नहीं दे सकते थे, आपको कॉमा देना था, है ना। और यहाँ पर क्या है कि फंक्शन का नाम गलत लिखा है, फंक्शन के नाम की स्पेलिंग में गड़बड़ की है। तो जब भी ध्यान रखिए हैश नेम की एरर आई तो आपको ब्रैकेट के अंदर झांकना ही नहीं है, इसका मतलब नाम गलत लिखा, और हैश वैल्यू की एरर आई इसका मतलब नाम तो सही लिखा है, सिर्फ हमने जो गड़बड़ की है वो हमारी फंक्शन के
वैल्यू से रिलेटेड है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कॉन्कैटिनेट फंक्शन से आप दो या दो से ज्यादा सेल्स को आपस में ज्वाइन करते हैं। अब इसके अलावा और क्या फंक्शन हम यूज करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर जो है हमने यहाँ पर EMP कोड लिख दिया था, हमारे एम्प्लॉय के कोड हैं जिसमें पहले के 3 अक्षर जो हैं वो उनके डिपार्टमेंट को बिलोंग करते हैं और उसके बाद के 5 डिजिट का कोड ये है, ठीक है। तो जो अकाउंट से 1 2 3 4 5, ठीक है। जो मान लीजिए एडमिन सेक्शन से 1 2 3 4 5, फिर अकाउंट्स के 2 बंदे हैं 1 2 3 4 5, फिर फैकल्टी है 1 2 3 4 5, फिर एक और फैकल्टी 1 2 3 4 5, फिर एक डायरेक्टर है 1 2 3 4 5। ऐसे करके यहाँ पर हमने अपने कोड्स डाल रखे हैं, जिसमें एम्प्लॉय के कोड हैं जिसमें 3 शुरू के लेटर डिपार्टमेंट के हैं और बाद के 5 डिजिट्स जो हैं वो उनका कोड नंबर दिखाते हैं। अब अगर आपसे ये कह दिया जाए कि डिपार्टमेंट कोड को अलग कीजिए और उनका कोड नंबर अलग कीजिए, ये आपको कह दिया गया करने के लिए, तो उसके हिसाब से आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर आप लिखेंगे HRD फिर ACC, ये करना है, और यहाँ पर उनके 5 डिजिट का ये कोड लिखना है। अगर कोई ऐसी वैल्यू आपने लिखी है और आपको ये काम करना है यानी तोड़ना है, और लेफ्ट हैंड से कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स निकालने और राइट हैंड से इतने नंबर ऑफ कैरेक्टर निकालने हैं, तो आपको कैल्सी और एक्सेल इसके लिए फंक्शन देते हैं। लेफ्ट हैंड से किसी भी सेल के स्पेसिफिक नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए फंक्शन यूज करते हैं लेफ्ट। ब्रैकेट में पहले सेल सिलेक्ट करते हैं, कॉमा कितने कैरेक्टर्स निकालने हैं वो लिखते हैं और एंटर कर देते हैं। और इसके बाद देखिए इसी तरीके से अगर आपको राइट हैंड से निकालनी है वैल्यू, तो राइट, किसके राइट से, इसके राइट से, कितने 5, एंटर। और आप देखिए यहां से तो ज्वाइनिंग भी है, आप कॉन्कैटिनेट फंक्शन या एम्परसैंड ऑपरेटर के थ्रू आप ज्वाइन भी कर रहे हैं 2 या 2 से ज्यादा सेल वैल्यू को। और अगर आपको तोड़ना है तो तोड़ने के लिए आपके पास लेफ्ट और राइट फंक्शन है, लेकिन ये आपको याद रखना होगा कि लेफ्ट राइट फंक्शन आप तभी यूज कर सकते हैं जब आपको एक गिनती के मतलब 3 ही निकालने थे, 5 ही निकालने थे, फिक्स नंबर ऑफ कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करना है, तब आप लेफ्ट राइट का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अब मान लीजिए आपने यहाँ पे कुछ नाम लिखे थे, अमन मिश्रा, 1 2 नाम लिख देते हैं, नमन शुक्ला और प्रेरणा बाजपेयी, ये 3 हमने यहाँ पे नाम लिख लिए। अब हमने कोई भी टेक्स्ट लिखा और वो टेक्स्ट को लिखने के बाद यदि हम चाहते थे कि वो टेक्स्ट हमारा ये पूरा का पूरा कैपिटल लेटर में, हम इसे स्मॉल लेटर में लिखना चाहते हैं, तो इसके लिए हम फंक्शन यूज करेंगे लोअर। ब्रैकेट में सेल सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर। ये देखिए अगर डेटा लोअर में लिखा है और आप उसे कन्वर्ट करना चाहते हैं अपर में, तो फंक्शन यूज करेंगे अपर, ब्रैकेट में सेल सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ये देखिए पूरा का पूरा अपर में आ गया। लेकिन अगर आप चाहते थे कि हर वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल हो, जैसे अमन का A और मिश्रा का M, पूरा का पूरा अपर में भी ना हो और पूरा का पूरा लोअर में भी ना हो, तो फंक्शन यूज करेंगे प्रॉपर। ब्रैकेट में सेल सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर। और इस तरह से आप अपर, लोअर या प्रॉपर फंक्शन का यूज करके अपनी सेल में लिखे हुए डेटा को पूरा का पूरा अपर केस में, लोअर केस में या प्रॉपर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये टेक्स्ट कैटेगरी से रिलेटेड, डेट एंड टाइम कैटेगरी से रिलेटेड फंक्शंस हमारे हो चुके हैं। ऑलमोस्ट स्टैटिस्टिकल कैटेगरी के फंक्शन भी सारे हैं, फिर भी हम देख लेंगे और कुछ फंक्शन है, बाकी लॉजिकल फंक्शन अब जो है हम करेंगे, और 2 या 3 दिन हमारे अभी लगेंगे मतलब एक्सेल के फंक्शन खत्म होने में। तो बस बहुत जल्दी एक्सेल की फिर उसके साथ बाद कुछ फीचर्स जो है हम आपको बताएंगे, और उम्मीद है कि अगले हफ्ते हमारा कैल्सी जो है, ये एक्सेल नहीं कैल्सी पैकेज जो है खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो जितने फंक्शंस हमने आपको बताए उतने आप ट्राई करके देख लीजिएगा, कोई डाउट है तो जरूर बताइएगा, अगली क्लास में उसको हम सॉल्यूशन दे देंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, लेट्स सॉल्व फॉर द डे।